आज अरसे बाद सूर्या बेगम ने इस मंजिल पर कदम रखा था। काफ़ी साल पहले जब किश्वा छोटी थी तब वो यहाँ आई थी अपनी नंद के पास। अपनी नंद के आखिरी अल्फाज उन्हें आज भी याद थे, जिसमें वो तड़प रही थी, अपने बेटे के पाक दामन होने के लिए कस्में खा रही थी। उस पोर्शन का ख्याल उसकी तवक्को के बरक्स खासा साफ सुथरा था। पिछले हफ्ते ही किश्वा के लिए किश्वा की पसंद के मुताबिक सामान लेकर इस्लामाबाद से यहाँ भिजवाया था। वो दूर थी अपनी बेटी से, मगर उसकी ज़रूरियात का सामान और अकाउंट में मुनासिब रकम हर महीने वो दूर हो या पास भिजवा देती थी। किश्वा वॉशरूम में थी जब उसका फ़ोन बजना शुरू हुआ। दाऊद कितनी देर उसके फ़ोन को इग्नोर करता रहा, मगर जब सामने वाला ने अपने ढीठ होने का सबूत दिया तो दाऊद ने भी बिलाखिर फ़ोन पकड़ ही लिया। कॉल अटेंड ही किया था जब फ़ोन से चिंगाड़ती निस्वानी आवाज़ पर दाऊद सहम ही गया। दूसरी तरफ जो भी थी बहुत गुस्से में थी। तुमने अच्छा नहीं किया किश्वा, परसों यूनिवर्सिटी आई भी तो सेमेस्टर फ्रीज करवाने, मुझसे मिलकर भी नहीं गई। शादी के बाद वाकई पराई हो गई हो तुम। कम अज़ कम फाइनल देकर डिग्री तो पूरी कर लेती, मगर नहीं, मैडम ने तो अपनी ही करनी है। मुझसे बात ही मत करना, रहो सबसे कटकर। बर्बाद तो कर ही लिया है ना अपना फ्यूचर, साथ साथ अपनी दोस्ती को भी ख़राब कर दिया। रहो तुम मुझसे दूर, बात मत करना मुझसे। आखिर में ज़ैनब की आवाज़ ही रुंध गई थी। दाऊद ज़ैनब की बात सुनकर खामोश रह गया। किश्वा ने उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दाऊद को शदीद दुख ने घेर लिया। वो किसी काबिल नहीं, उसकी वजह से वो बेचारी भी अपना करियर तबाह कर रही है। नहीं, ऐसे नहीं, नहीं सही। किश्वा, गलत किया आपने। फ़ोन साइड पर रखकर वो किश्वा का इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट बाद तर चेहरे के साथ किश्वा वॉशरूम से बाहर निकली। अब दुपट्टे को चेहरे के गिर्द लपेट रही थी जब दाऊद ने उसे थाम कर अपनी जानिब खींचा। किश्वा खींचती दाऊद के करीब हुई। दुपट्टा फिसल कर शानों पर गिरा, जबकि हिजाब पिन वाला हाथ दाऊद के करीब सहारा लेने के सबब धरा था। दाऊद, किश्वा ने नासमझी से दाऊद को देखा जिसकी आंखें सर्द हुई हुई थी। क्या हुआ है दाऊद, आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी? उसकी सुनहरी आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़े वो दुरुस्तगी से बोला। जी दाऊद, मैंने सेमेस्टर फ्रीज करवा लिया। अब जिम्मेदारियां बड़ी हैं तो अभी पढ़ाई के साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों में देख पाना किश्वा के लिए कहाँ आसान था, इसलिए नज़रें चुराए आम से लहजे में बोली। मगर दाऊद की भवें तनी थी। पढ़ाई का टाइम मिलेगा भी कहाँ? हर वक्त एक पागल की जिम्मेदारियां सर पर जो सवार रहती हैं, जिसकी वजह से आपने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया। वो पागल ये डिज़र्व। सीने पर सुई की चुभन महसूस किए वो सफाक अल्फाज लबों में थमे। किश्वा उसके रिएक्शन पर शदीद परेशान हुई। तभी उसे फजूल बोलने से रोकने के लिए उसके शाने के करीब धड़ल्ले से अपने बाएं हाथ में थामी पिन की नोक चुभा गई। खबरदार, आइंदा ये लफ्ज़ पागल इस्तेमाल किया तो। इस बार तो सुई चुभुई है, अगली बार किश्वा दाऊद काज़मी लिहाज नहीं करेगी। कॉलर से थामे उसने सख्त लहजे में उसे कहा, और इस बात का फैसला मुझे कर लेने दें, कौन कितना मेरे नज़दीक डिजर्विंग है और कौन नहीं। कैसे बताएं, किन अल्फाज में बताएं? किस कदर अजीज़ हो गए हो तुम इस दिल नादान के लिए। हर ख्वाहिश से पहले, हर फैसले से पहले तुम्हारा जिक्र मांगता है ये बागी दिल। उसकी चमकती छोटी आंखों में देखते दाऊद मबहूत हुआ। उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत और इज्जत देखना कितना मसरूर कुन था। मगर मैं चाहता हूँ मेरी कशफ पढ़े और बहुत कुछ पढ़े, पढ़कर कुछ बने। मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी तरक्की की राह में आऊँ। लहजा पिघल गया हमेशा की तरह। तो दाऊद, दे मेरा साथ। आप अगर मुझे कामयाबी देना चाहते हैं तो मेरा साथ दें। किश्वा जतोई उसी दिन दोबारा अपनी पढ़ाई जारी कर लेगी जब दाऊद काज़मी उसका हाथ थामकर दुनिया का सामना करना शुरू कर देगा और ख़ुद उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया करेगा। किश्वा ने हिजाब बांधते बगैर उसे देखकर कहा, प्लीज़ डोंट डू दिस विद मी। दोबारा उसका रुख अपनी जानिब करते बेबसी से उसने कहा, नो। तो प्लीज़ मुझे भी आइंदा मत कहिएगा कि मैं आगे पढ़ूं। वो भी कंधे उचका गई। अभी दाऊद उसे फिर से कुछ कहता, दरवाज़ा बजा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर किश्वा चेहरा छुपाए दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी। बड़े हॉल नुमा कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर उसे चेक करके गई थी, उसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उसे यहाँ फेंक दिया गया था। उस हॉल नुमा कमरे में उसके साथ 9 लड़कियां और भी थीं, जिनमें से 3 तो अभी भी बेहोश थी। 2 को मार मार कर अधमुआ कर दिया गया था, जबकि बाकी की 4 और 1 उसे मिलाकर जख्मी मगर होश में थी। उन चारों ने शायद अपने हाल पर सब्र कर लिया था, मगर हुस्ना मुसलसल रो रही थी। रो रो कर उसकी हिचकी बंद गई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हुस्ना, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? तो दूर क्यों जा रही हो?
करीब आओ, ना महरम की मोहब्बत आग होती है। अल्लाह तुम्हें गारत करे शहरियार, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाने जा रहा हूँ। मेरी मोहब्बत को चंद पैसों के एवज बेच दिया शहरियार। मैं क्यों गई तुम्हारे साथ, क्यों? कभी ज़मीन पर हाथ मारती तो कभी अपना सीना पीटती तो कभी अपने मुंह पर ही थप्पड़ बरसाने लगती। शहरी मत करो ऐसा, मत करो, मुझे ले जाओ। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, प्लीज़ निकाल लो मुझे यहाँ से। शहरी एक थप्पड़ का बदला मेरी इज्जत के साथ दुहाइयाँ देती तो कभी वो अपने बाल नोचने लगती, जबकि वो चारों लड़कियां खाली खाली आंखों से हुस्ना को देख रही थी। गैर मर्द पर यकीन करने का अंजाम भुगत रही है। भारी ढील डोल की औरत ने पीतल की प्लेट में रोटी और सालन डालकर उसके आगे फेंकने के अंदाज में कहा। हुस्ना जोर जोर से रोने लगी। उस औरत के जाने के बाद एक लड़की उठकर उसके पास आई। खा लो, कोई पता नहीं वो ये भी उठा ले। हुस्ना को सीधा करके रोटी उसके सामने करते वो बोली, नहीं नहीं खानी मुझे, नहीं। हाथ मारकर प्लेट साइड पर की। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई? मुझे तो मेरी सौतेली माँ और जुआरी बाप ने बेचा। उस लड़की ने तमस्कराना अंदाज में कहा। मम्मा पापा, हुस्ना ने गायब दिमागी से कहा। मम्मा पापा मुझे निकालो, भाई अंसर भाई मुझे निकालो यहाँ से, कोई तो निकालो। उसे शिद्दत से घर वालों की याद आई। तुम तो वही हो ना जो विलोक में आती थी। एक लड़की जो उसे कब से गौर से देख रही थी। उसने चौंक कर कहा। हुस्ना सिसकियां दबा रही थी। अगर वो यहाँ से ना निकली तो अगर उसकी इज्जत, आगे सोचना भी मुहाल था उसके लिए। मुझे घर जाना है, बस एक ही कलमा पढ़ती जा रही थी वो। इस जहन्नुम में एक दफ़ा जो आ जाए ना, वो कफन पहन कर ही यहाँ से निकलता है। मालूम नहीं ये लोग उसे दफनाते भी हैं या यूं ही गिद्धों की खुराक बनने के लिए छोड़ देते हैं। पहले जीते जी ज़मीनी गिद्ध, फिर मरने के बाद आसमानी गिद्ध। वो लड़की दीवार के साथ सर लगाकर मायूसी की आखिरी हदों पर थी शायद। हुस्ना बच्चे, हुस्ना के कमरे में आते खमसा बेगम ने उसे पुकारा। ये लड़की भी ना, उसका बिखरा सामान देखकर उन्होंने सर झटका था। हुस्ना बेटा आ जाओ, तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाई है आज। मगर ना तो वो कमरे में थी और ना ही वॉशरूम में। कहीं तमन्ना के कमरे में तो नहीं? खुद से सवाल करती वो तमन्ना के कमरे की जानिब बढ़ गई। मम्मा, किश्वा ने बेयकीनी से सामने खड़ी अपनी मम्मा को देखा था। वो भागकर उनके गले लगी। मेरी जान। सूर्या जतोई ने भी उसे खुद में भींच लिया था। मम्मा आई मिस यू सो मच। मी टू मेरा बच्चा। हमेशा की तरह उसके ढके सर पर लब रखते उन्होंने उसे प्यार किया था। आप कब आई? उनको शानों से थामे वो पुरजोश होकर बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और अब इधर लाहौर में ही रहूंगी। वहाँ का काम खत्म हो गया। सूर्या जतोई ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। वाओ मम्मा, इससे बड़ी न्यूज़ कोई नहीं। उफ, मैं भी पागल हूँ। आप अंदर आकर बैठें, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। उन्हें हाथ से पकड़कर वो कमरे में ले आई। नहीं किश्वा, तुम नीचे चलो, सब डिनर पर इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू में दाऊद का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने टोकना चाहा मगर किश्वा उनका हाथ चूमकर उन्हें वहाँ मौजूद सोफे पर बिठा गई। आप बैठकर दाऊद से बातें करें, मैं बस अभी आती हूँ, फिर चलते हैं। किश्वा के कमरे से जाने के बाद दाऊद को बेचैनी होने लगी। वो मुसलसल ज़मीन पर नज़रें गाड़े नीचे देखने लगा, जबकि सूर्या जतोई आसपास की दीवारों को देखने लगी, जहाँ एक जानिब अल्लाह और दूसरी जानिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कैलीग्राफी लिखी हुई थी। वो जानती थी कि ये किश्वा के शौक थे। तुम मेरी बेटी को मारते तो नहीं हो? लहजे में बला का सर्दपन था। दाऊद ने पहले नासमझी से उनकी जानिब देखा। नहीं। खौफ के बाइस जोर जोर से वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुम्हारी शादी मेरी बेटी से सिर्फ और सिर्फ दाजी के फैसले की वजह से हुई है और वो सिर्फ हमदर्दी की वजह से इस निकाह के लिए राज़ी हुई थी। दूर रहना मेरी बेटी से, नहीं तो मैं उसे यहाँ से लेकर ये शहर ही नहीं मुल्क भी छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं। दाऊद की तो सांसें अटक गई थी। किश्वा का खुद से दूर जाने का ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह बन गया था। नहीं प्लीज़ मुमानी नहीं। उसे फिर से पैनिक अटैक आया था। सूर्या जतोई गड़बड़ा गई। किश्वा जूस के ग्लास के साथ रिफ्रेशमेंट लाई थी। दाऊद की बिगड़ती हालत देख ट्रे सोफे पर रखकर उसकी तरफ भागी। क्या हुआ है दाऊद? दाऊद अपने हाथ शानों पर रखकर वो उसे पुरसकून करने लगी। दवाई दवाई। दराज से दवाई निकालकर फौरन उसके मुंह में डाली। अब बोतल का ढक्कन खोल उसके मुंह से लगा दिया। सूर्या जतोई लब भींच गई। उन्होंने गलत किया शायद। दाऊद कदरे बेहतर हुआ, मगर वो सूर्या जतोई की तरफ देख भी नहीं रहा था। अब मम्मा, आप लोग डिनर शुरू करें, मैं कुछ देर में आती हूँ। अभी अभी दाऊद के सामने दो जानों बैठी वो सूर्या जतोई से बोली।
हाँ। आखिरी नज़र दोनों पर डालकर वो उनके कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ दाऊद? अपना दायां हाथ उसके गाल के साथ मस करते उसने पूछा। आप नहीं जाना, मैं नहीं जाना, कहीं मुझसे दूर नहीं जाना। अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त उसके हाथों पर रख के वो इल्तिजाइया बोला, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ दाऊद, अब फिक्र मत करें। पक्का? पक्का प्रॉमिस। चलें अब उठें, हम डिनर के लिए जा रहे हैं नीचे। नहीं। वो उसे खींचकर अपने साथ बिठा गया। नहीं, अभी चले मेरे साथ, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी आपसे। मैं गया था ना आज बाहर। मगर थे तो गाड़ी में ही ना दाऊद, चले मेरे साथ, सब नीचे अपने हैं, कोई बाहर का नहीं। इस तरह बंद रहेंगे तो दूसरों का सामना कब करना सीखेंगे? प्लीज़। वो उसे खींचते हुए बाहर ले गई। तुम्हारे लम्स को खुद में उतार सकता हूँ, मैं अपने आप को यूं भी संवार सकता हूँ। ठक ठक दरवाजे के बजने पर नींद में जाती तमन्ना ने तकिया सर के नीचे से निकाल कर मुंह पर रखा। मगर जब 2-3 मिनट मुसलसल दरवाज़ा बजता रहा, तमन्ना ने गुस्से से तकिया बेड पर पटका। आ गई सोई जागी कैफियत में बिखरे हुलिये समेत दरवाज़ा खोला, मगर सामने ताई को देखकर वो थोड़ा सीधा हुई। जी ताई, बेटा सब डिनर पर इंतज़ार कर रहे हैं। तबीयत ठीक है? फिक्रमंदी से पूछा गया। नहीं ताई, भूख नहीं है, बेजारी से कहकर वो दरवाज़ा बंद करने के दर पे थी। अच्छा चलो हुस्ना को भेज दो, सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हुस्ना? हुस्ना तो नहीं है यहाँ पर, फिर कहाँ गई? अब के ज़रा तशवीश भरे लहजे में कहा गया। तमन्ना कंधे उचका गई। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं देखती हूँ। केशवा और दाऊद दोनों हाथ थामे बाहर निकले थे जब उनके पीछे ही अंसर अपनी शर्ट के बाजू ऊपर की जानिब फोल्ड करते सीने उतर रहा था। दोनों को एक साथ देख अंसर समेत सब बुरी तरह ठिठके आइद और ज़ैद सरगोशी करने लगे, जबकि दाजी की नज़रें दाऊद के कदरे बदले हुलिये पर थीं। उन्हें अपना फैसला दुरुस्त होता नजर आया। अस्सलामुअलैकुम। केशवा के बुलाने पर सबको होश आया। सईद और नवीद जतोई एक दूसरे को देखने के बाद खाना शुरू कर चुके थे। अंसर बिल्कुल केशवा के सामने वाली चेयर पर बैठ चुका था, जबकि केशवा और दाऊद दूसरी तरफ साथ साथ बैठे थे। सबने खाना शुरू किया। अंसर अपनी प्लेट में कम केशवा की जानिब ज्यादा देख रहा था। उसे तजस्सुस था कि ढके चेहरे के साथ वो खाना कैसे खाएगी। केशवा भी उसकी नज़र खुद पर अच्छे से महसूस कर सकती थी, मगर उसे नज़रअंदाज किए वो बेचैन से दाऊद को देख रही थी। उसने थोड़ा सा खाना दाऊद की प्लेट में निकालना शुरू किया जब खमसा जतोई बुड़बुड़ाती वहां आई थी। दाजी दाजी, अंसर, सईद, हुस्ना घर पर नहीं है क्या? अंसर चौंक कर खड़ा हुआ। किशवा के भी हाथ थमे थे। हुस्ना? आज फिर बाजार सजा था। लड़कियों को भैंस बकरियों की तरह तैयार करके कुर्बानी के जानवरों की तरह पेश किया जाने वाला। आज फिर हजारों अमीरजादों ने खुल्लम खुल्ला पैसे उड़ाने आना था। आज फिर बिनते हवा ने पिसना था। ये लो तैयार हो जाओ। चंबेली ने हाथ में थामे सूट उन लड़कियों के दरमियान फेंके। जल्दी जल्दी पहनो, छन्नो तैयार करेगी तुम लोगों को। जल्दी करो, बाई को देर करने वाले पसंद नहीं है। अगर किसी ने शान पटी दिखाई तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। हकारत से उनकी जानिब देख चंबेली ने करोफर से कहा और वहां से निकल गई। लड़कियां धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हुई। एक एक करके उन नामुकम्मल कपड़ों को अपने जिस्म पर सजाने लगी। हुस्ना ने उन कपड़ों की जानिब देखकर मर जाने की ख्वाहिश की। वो छोटे छोटे टॉप पहनती थी, खुल्लम खुल्ला बाहर फिरती थी, मगर आज उन कपड़ों से उसे नफरत हुई थी। मुझे नहीं पहनना। हुस्ना ने हाथ से पीछे किया उसे। पहन लो लड़की। इतने में चंबेली आई। पहने नहीं? हाथों में जान नहीं जो इतना सुस्ती से काम कर रही हो तुम लोग? अगर नहीं पहने जाते तो रघु को बुलाऊं? मायनी खेज अंदाज में कहती वो उन सबका दिल दहला गई। हुस्ना उस हॉल नुमा कमरे के बाथरूम में घुस गई। दरवाजे से टेक लगाकर जाने कितनी दफ़ा उसने अपनी मौत की दुआ की थी। जब उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे से ज़रा ऊपर बने रोशनदान पर पड़ी। चूहे मारने की दवा। कहाँ है हुस्ना? दाजी भी उठ खड़े हुए थे। सूर्या जतोई को भी तशवीश हुई। किसी सहेली के घर तो नहीं चली गई? सूर्या जतोई ने कहा। सहेली नहीं, बता कर जाती अगर गई होती तो। ड्राइवर को बुलाकर पूछो, उसे पता होगा। सईद जतोई ने ड्राइवर को बुलाया था। थोड़ी देर में ही ड्राइवर वहां आ गया। हुस्ना बीबी कहाँ है? साहब मुझे नहीं मालूम हुस्ना बीबी का। यूनिवर्सिटी से कितने बजे वापस आई थी वो? फायजा जतोई ने पूछा। वो छोटी बेगम, मुझे हुस्ना बीबी का फ़ोन आया था कि आज वो यूनिवर्सिटी से खुद ही वापस आएंगी। मैं उन्हें लेने मत आऊँ, गार्ड को बुला कर आओ। नवीद जतोई ने संजीदगी से कहा। सलाम सर। इतने में गार्ड भी वहाँ आया। हुस्ना बीबी कब यूनिवर्सिटी से वापस आई? सर मैंने सुबह से हुस्ना बीबी को ना आते देखा है ना जाते।
मामला गंभीर हुआ। अंसर ने अपनी ममा की जानिब देखा। आपको मालूम ही नहीं हुआ ममा के हुस्ना आई भी है कि नहीं? अंसर का लहजा सख्त हुआ। अब हम मर्दों को बाहर के साथ साथ घर की भी रखवाली करना पड़ेगी। सईद जतोई खमसा जतोई पर बरहम हुए। तमन्ना को बुला कर लाओ, वही जानती है हुस्ना के दोस्तों को। कलीम जतोई ने हालात बिगड़ते देख फायजा बेगम को इशारे से कहा, इस हसीन कली का क्या नाम है? भरे मजमे में बैठे एक आदमी ने हाथ में पकड़े जाम को लबों से लगाते हुए पूछा। अरे ये हमारी हुस्न गली की हुस्ना। ताराबाई ने पान चबाते मिठास भरे लहजे में उस रईसजादे की जानिब देखते कहा, हसीन, बहुत हसीन। खबासत भरी नजरें वजूद के आर पार हुई। हुस्ना ने अपनी छोटी सी चोली से नजर आते हिस्से को इंतहाई मुख्तसर सी चुनरी में छुपाने की कोशिश की। ताराबाई ने चंबेली को इशारा किया। चंबेली ने इशारा समझते वो चुनरी शिद्दत से उसके वजूद से दूर की और बस इतना सा लम्हा हुस्ना लड़खड़ा कर गिरी। सुर्ख होंठों के करीब से सफ़ेद झाग निकलना शुरू हुआ और सारी महफिल में भगदड़ मच गई। मैसेज की बजती टून ने ज़ैनब की नींद में खलल डाला था। फिर से मैसेज बीप। कौन है भाई इतनी रात को तंग कर रहा है? फ़ोन साइलेंट करने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया फ़ोन बजना शुरू हो गया। हेलो, कौन है भाई? क्या जिन हो? नींद वींद नहीं आती क्या? अब बोलो भी, क्या तकलीफ आन पड़ी थी? रात के इस पहर फ़ोन खड़काना शुरू कर दिया। हस्बे तवक्को ज़ैनब मैडम बगैर देखे ही बोलना शुरू हो गई। मिस ज़ैनब, आपकी ज़ुबान पर ब्रेक का ऑप्शन नहीं है क्या? उमर की सर्द गंभीर आवाज़ सुनकर ना सिर्फ वो चौंक उठी, उसके मुंह से उमर की शाया निशान लफ्ज़ भी निकला। इतना शौक है आपको जिन देखने का? किसी दिन सामने आ गया तो ये जो ज़ुबान 180 की स्पीड से चलती है ना, बंद हो जाएगी। नहीं नहीं सर, सॉरी, यू शुड बी सॉरी। ऐसे ही सर, मैं तो मुरव्वत में कह रही थी। आप भी तो देखें, रात के इस वक्त कॉल करेंगे तो सामने वाला तपेगा ही ना। एक्सक्यूज़ मी मिस ज़ैनब, मैंने आपके भले के लिए ही कॉल की थी। उमर ने तप कर कहा। इस वक्त मेरा कौन सा भला आपको सूझा है सर? और एक बात बताएं, आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? बात करते हुए फ़ोन की स्क्रीन अपने सामने करके आंखें छोटी करके उसने उसे घूरा जैसे फ़ोन ना हो, सामने उमर हो। लहजे में शक की आमेजिश थी जिसे महसूस किए उमर सटपटा गया। मिस ज़ैनब, फजूल सोचने से बेहतर है कि मेरी बात सुन ले। कल आपका प्रैक्टिकल है। सर, ये तो मुझे भी मालूम है। ये बताने के लिए आपने फ़ोन किया था मुझे और मेरी नींद खराब की। उसे अपनी नींद के खराब होने का ज्यादा दुख था। उमर का दिल किया अपने बाल नोच ले। मिस ज़ैनब खामोश, खासी ऊंची आवाज में कहा गया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। उमर ने गहरा सांस लिया। मिस ज़ैनब, आपका कल प्रैक्टिकल है तो आप अपना प्रैक्टिकल बुक मेरी क्लास में ही छोड़ गई थी। उस पर आपका नंबर भी लिखा था, जैसे आपको पूरा यकीन था कि आप ये हिमाकत करेंगी। उसके आगे बोलने के लिए ज़ैनब ने खुद को बमुश्किल खामोश करवाया। मुझे लगा आप परेशान होंगी, इसलिए मैंने सोचा कॉल करके आपको बता दूं, मगर मुझे नहीं मालूम था आप घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रही होंगी। उमर कहकर खामोश हुआ, मगर दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया। मिस ज़ैनब सो गई हैं क्या आप? मैं बोल लूँ? बहुत हल्की आवाज़ थी उसकी। उमर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। यस, बोल लें। सर, मुझे टेंशन में नींद आती है, इसलिए मैं सो गई। आपका शुक्रिया मुझे नींद से जगाने के लिए, दांत पीस कर कहा उसने। मगर आप मुझे बुक सुबह भी तो दे सकते थे ना। शुक्रिया। खटाक की आवाज़ से फ़ोन रखा गया। तमन्ना, हुस्ना कहाँ है? अंसर ने बेताबी से पूछा। हुस्ना? तमन्ना ने ना समझी से अंसर की जानिब देखा। हाँ तमन्ना, तुम ही जानती हो उसकी दोस्तों के बारे में। तुम फ़ोन करके पूछो वो कहाँ है। वो अब तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई। हुस्ना जतोई ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। जी ताई जी, मैं पूछती हूँ। किशवा भी परेशान सी वहाँ बैठी थी। दाऊद को ऊपर छोड़ आई थी, दवाई उसे खिला दी थी। उसे भी अब हुस्ना की टेंशन हो रही थी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जो वो सोच रही है वैसा बिल्कुल ना हो। अच्छा अलीना, थैंक यू। मैं रिदा से पूछती हूँ। ओके बाय। तमन्ना ने हुस्ना की आखिरी दोस्त से बात करते फ़ोन काटा। तमन्ना, नहीं। उसके चेहरे पर मुकम्मल नाउम्मीदी थी। हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। अंसर ने थोड़ी पर फ़ोन टिकाए लहजे में शिकस्तगी थी। नहीं अंसर, घर की इज्जत का मामला है, ऐसे हम पुलिस को शामिल नहीं कर सकते। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दाजी ठीक कह रहे हैं। नवीद जतोई ने भी दाजी की हाँ में हाँ मिलाई। किशवा ने तासुब से उन्हें देखा। जिन्हें घर की इज्जत की फिक्र थी, जीती जागती लड़की की इज्जत की नहीं। तमन्ना, याद करो, उसकी कोई और दोस्त
अंसर ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, प्लीज़ याद करो। अंसर को इस हालत में देख तमन्ना जाने कितनी देर उसके चेहरे की जानिब देखती रही। उसका एक फ्रेंड था, मेल फ्रेंड, जाने कैसे उसके मुंह से फिसला। वापस ऊपर जाती किश्वा के कदम साकित हुए। मेल फ्रेंड? हाँ दादी, उसके गर्ल्स के अलावा मेल फ्रेंड्स भी थे यूनिवर्सिटी में, मगर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तमन्ना ने लब दांतों में दबाए, नफ़ी में सर हिलाते बोली, अब सुबह ही यूनिवर्सिटी जाकर पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ मम्मा, बाहर पता करने के लिए। सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। किश्वा के कदम शिकस्ता थे जब वो कमरे में आई। दाऊद कोनी आंखों पर रखे शायद सो चुका था। किश्वा ने हिजाब ढीला किया, फिर अपनी जगह बैठी तो दाऊद सीधा होकर बैठ गया। सोए नहीं आप दाऊद? आवाज़ कुछ भर्राई हुई थी। आप रोईं? उसकी सुर्ख आंखें देख वो तड़पा था। किश्वा खाली आंखों से उसे देखने लगी। हुस्ना वो रोने लगी। हुस्ना वो उसके साथ लगी रोती जा रही थी। हुस्ना को कुछ ना हो अल्लाह, हुस्ना को कुछ ना हो। वो नादान थी, अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा अल्लाह जी। वो हिचकियों से रोने लगी। कशफ आज वो संभाल रहा था किश्वा को, उसे भी देख रो रहा था। वो उसे इस तरह देख उसे कुछ हो रहा था। अपना माजी फिर से याद आने लगा। उस लड़की की चीखें, दाऊद का चेहरा पसीने से तर हुआ, दम घुटने लगा था उसका। किश्वा ने खुद पर दाऊद की हल्की होती गिरफ्त महसूस करते चेहरा सीधा किया। दाऊद आप ठीक है ना? पानी पिए। पानी का गिलास उसकी तरफ आकर बढ़ाया उसने। कैसा हम सफ़र हूँ मैं जो अपनी बीवी का दर्द भी नहीं बांट सकता। दुख से लबरेज जुमला। वो आधी रात के पहर घर लौटा। हुस्ना जतोई जाग रही थी। एक माँ कैसे सो सकती है जिसकी जवान बेटी लापता हो? अंसर, कुछ मालूम हुआ? अंसर ने नफ़ी में सर हिलाकर अपने कदम बढ़ा लिए। अंसर ना करो मेरे साथ ऐसा, मैं मर जाऊंगी प्लीज़। वो भी बेबस हुआ। अंसर नहीं नहीं। चटाक अंसर ने थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर मारा था तो वो रोने लगी। नहीं करो, तरस खाओ मुझ पर, अपने लिए, अपने खुदा के लिए मुझ पर रहम करो प्लीज़ अंसर। वो हाथ जोड़ रही थी मगर अंसर उस वक्त सफाक पत्थर बना था जिस पर कोई आंसू असरअंदाज नहीं हुए। एक और सुबह मामूल के मुताबिक तुलू हुई थी, मगर ये ना तो खुशगवार सुबह थी और ना ही रोशन। हॉस्पिटल के बेड में अधमरी हुस्ना की किस्मत की तरह तारीख